गुड मॉर्निंग संजू मैम, गुड मॉर्निंग अर्चना मैम, मकबूल जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, संजू मैम गुड मॉर्निंग। सब अच्छे से सुन रहा है, दिख रहा है। चलो और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? चलो, प्रॉपर अच्छे से कंसेप्ट्स को समझ रहे होंगे, प्रॉपर अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा, है ना? ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। ठीक है ना, ये मेरी आशाएं हैं आपसे। प्रॉपर रिवीजन और कंसेप्ट्स पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको पता है इस टाइम मौसम चेंज होता है ना, तो तबीयत खराब हो जाती है, तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। बेबी मैम बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आकांक्षा मैम बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। 1 मिनट बाद अपना सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 8:44 हो चुके हैं फ्रेंड्स। आकांक्षा मैम मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, आज ठीक हूँ। कल थोड़ा रेस्ट हो गया, मेडिसिन वेडिसिन ली तो ठीक है। पता है क्या है, मुझे जो लगता है एक शेड्यूल से हर कोई शायद है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब परेशान सा भी हो जाता है। तो उससे, और मौसम भी चेंज हो रहा है तो हेल्थ, क्योंकि एक एक रूटीन से मैं आपको कई बार कहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज जरूरी होता है, हल्का फुल्का चेंज। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। एक एक चीज से है ना थोड़ा सा वैसे हो जाता है। थैंक यू कांक्षा मैम। कहाँ पे है मकबूल जी? -3 कहाँ पे है? टेम्परेचर कहाँ से है मकबूल जी आप? कश्मीर से? कश्मीर में होगा है? हाँ कश्मीर में। वहाँ तो होता ही है मकबूल जी, बहुत कम टेम्परेचर होता है। पूजा रानी मैम बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखें अपनी सेहत का। चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कल वाला जो लेक्चर हुआ उसकी भी बातें वापस से करूंगा मैं, थोड़ी है ना, वापस से रिवाइज कराऊंगा कल वाली क्लास का। तो कुछ कुछ बातें हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की, ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स। तो कल वाली बात भी मैं वापस से आपको करवाऊंगा, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक से, तो कोई चीज़ रह नहीं जाए। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की थ्योरी के बारे में बात करें, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जो यूजीसी नेट ने पूछे भी हुए हैं इस यूनिट से। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी कंटेंट, ऊर्जा सामग्री बढ़ने के क्रम में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? वेरी गुड। बिल्कुल सभी सही आंसर करने हैं, क्योंकि हमने कोल के पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में। सबसे, मतलब एक तरह से कार्बन कंटेंट सबसे कम पीट में था, उसके बाद लिग्नाइट में, उसके बाद बिट्यूमिनस में, और सबसे ज्यादा किस में था? एंथ्रेसाइट में। तो सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला यही था, एंथ्रेसाइट। तो एनर्जी कंटेंट भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, कभी आप सोचो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी में गलत कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने चाहिए। अगर इस तरह के इजी क्वेश्चंस आप गलत करते हो फ्रेंड्स, तो आप ये मान लो कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। ठीक है, तो कम से कम इजी क्वेश्चंस तो कभी भी गलत नहीं करने चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि बायोगैस किससे बना होता है? हमने बात की थी ना बायोगैस, कल आपको बताया था, आज मैं फिर भी थ्योरी फिर बताऊंगा। बायोगैस किससे बना होता है? बना होता है, ये यूजीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बायोगैस किस किस से बना होता है। वेरी गुड, आप सही आंसर दे रहे हैं। अब कई लोगों को कंफ्यूजन फर्स्ट और सेकंड में होगा, तो फर्स्ट में इथेन है और सेकंड में मीथेन। तो मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड H2 और N2। याद है वो अपन ने जब कंपोजिशन पढ़ा था? तो मैं आज फिर थ्योरी बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्या क्या होता है। मीथेन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2 होता है, और नाइट्रोजन होता है, ये होता है। और कुछ मात्रा में एक और भी होता है, वो कौन होता है बताओ? कुछ मात्रा में एक और भी था,
ट्रेस एलिमेंट के तौर पे हमने बात की थी। किसी को याद है क्या? थ्योरी बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं तो। आपको याद है? हाँ, सब याद है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए सीरियसली में। अर्चना मैम H2 बीनू, ठीक है। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब ये एक एक क्वेश्चन है देखो। सॉरी, ये क्वेश्चन है देखो। अरे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए आप एक दिन में ही? नहीं सर, हम पहले से ही थे। मेथनाइजेशन कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक अवायवीय किण्वन, क्योंकि एयर की अब्सेंस में होता है, हमने देखा था, है ना। ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, अब्सेंस में, है ना। तो अनएरोबिक होगा वो फर्मेंटेशन, अवायवीय किण्वन होगा। खतरनाक इंटेलिजेंट हो गए आप लोग तो। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। डीजल ऑयल का फ्रैक्शन कौन से टेम्परेचर के बीच मिला था हमें? डीजल ऑयल का फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन वाला पढ़ा था ना, कॉलम पढ़ा था। तो डीजल ऑयल, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ऊपर वालों में तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, नहीं चाहिए। एक यहाँ पे रेंज है थोड़ी, देखो क्या होगा सी और डी में। मैक्सिमम स्टूडेंट सी बता रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। 250 से 320 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड आकांक्षा मैम। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हर चीज याद रखनी है। ये क्वेश्चन वही है जो यूजीसी ने आपको पूछे हैं, पीवाईक्यू हैं ये। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा कल जो बात की थी ना फ्रेंड्स, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि कल मैं सही से शायद आपको बोल नहीं पा रहा था, तो कुछ चीज़ें मैं का रह ना जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें थी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ इसके बारे में बातें। कि गैस हाइड्रेट्स क्या होते हैं, कल हमने बात की थी। किसको गैस हाइड्रेट्स बोलेंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी ना मीथेन और वाटर की। मीथेन और वाटर की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, मीथेन और पानी की जो क्रिस्टलीय रूप है, उसको हम गैस हाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। गैस हाइड्रेट्स बोलते हैं, याद रखना। तो आपको एक वो मैच करना आ सकता है कि गैस हाइड्रेट क्या है, तो मैच करने में उसके सामने क्या होना चाहिए? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ मीथेन एंड वाटर, है ना। हाँ पूजा रानी मैम, ये हो गया था, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा। कल मैं बोल नहीं पा रहा था, ये मैंने बोला था तो अभी पूजा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? गैस हाइड्रेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक हमने उपयोगितावाद की बात की थी, यूटिलिटेरियनिज्म की बात की थी। उपयोगितावाद में हमने क्या बात की थी कि हर चीज़ है ना, हमारे पास एक एथिकल रिस्पॉन्स होता है कि हम किसी भी जो नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता है जो प्राकृतिक संसाधन है, वो एक तरह से यूँ तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा है, इनकी भी लिमिट है। तो इसका जो एक्सप्लॉइटेशन हम जो कर रहे हैं, इनका जो दोहन कर रहे हैं, वो क्या है कि एथिकल वे से करना चाहिए कि सभी के लिए यूज हो जाए। ये है एक तरह से उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म है। इसमें क्या है, जैसे इसमें कुछ टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, अगर आपको याद है तो। इकोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जो सारा प्लेनेट की बात हो, होल प्लेनेट की बात हो, यानी कि उसमें सारा प्लेनेट रिलेट होता है, तो वो इकोसेंट्रिक होता है। बायोसेंट्रिक क्या है? जिसमें ऑल लिविंग बींग्स होती है, सारी की सारी लिविंग बींग, जिसमें प्लांट्स भी हो जाए, ह्यूमन बीइंग भी हो गए, है ना, एनिमल्स भी हो गए, बर्ड्स वर्ड्स सब हो गए, सारे लिविंग बीइंग्स हो गए, वो बायोसेंट्रिक में आ जाएगा। और एंथ्रोपोसेंट्रिक में कौन सा आ जाएगा? ओनली मैनकाइंड आ जाएगा, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक में आ जाएगा। और ईगोसेंट्रिक में वन इंडिविजुअल कोई भी है, वो ईगोसेंट्रिक में आ जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपसे टर्म से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो टर्म्स में यहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया है, वही बातें कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है? ओनली ह्यूमन हैव राइट्स। बायोसेंट्रिज्म में इसमें सारी लिविंग बींग्स हो जाता है। और इकोसेंट्रिज्म में होल
इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, सारा का सारा संपूर्ण आ जाता है। ये बात हमारी हुई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स? ये बातें तो थोड़ा आपका भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है इसमें, क्या दिक्कत है? आपका भी एक रिवीजन हो रहा है और अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। बायोफ्यूल की बात करें, जैव ईंधन की बात करें ना फ्रेंड्स, जैव ईंधन क्या है ना? जैव ईंधन होता क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल होता है, जो किससे बनता है? ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, कार्बनिक पदार्थ से बनता है। और वो कार्बनिक पदार्थ लिविंग या फिर वंस लिविंग मटेरियल, एक बार वो लिविंग में रहा हो, जैसे प्लांट से, एनिमल से, हमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे अगर हम फ्यूल बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल, तो वो बायोफ्यूल है, ठीक है ना? और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें मिल जाता है, ठीक है ना? डेज़, वीक्स और इवन मंथ्स में। और बायोफ्यूल है वो तीनों कैटेगरी के हो सकता है। बायोफ्यूल में भी सॉलिड हो सकता है, जैसे सॉलिड के एग्ज़ाम्पल है वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल और मैन्योर हो गया। लिक्विड हो सकता है, जैसे बायोइथेनॉल और बायोडीज़ल हो गया। और गैसियस फॉर्म में हो सकता है, जैसे बायोगैस हो गया। तो तीनों फॉर्म में हमें क्या मिल सकता है? बायोफ्यूल मिल सकता है, जिसमें तीनों फॉर्म है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके एग्ज़ाम्पल भी हमने देख लिए हैं। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले, ऐसा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज द सॉलिड बायोफ्यूल, विच वन इज द लिक्विड बायोफ्यूल, विच वन द गैसियस बायोफ्यूल। तो ये मैच करना कभी आ सकता है। लेकिन पता है क्या, अभी आपको ये इजी लग रहा है देखने से। कई बार है ना, डायरेक्ट आपको बायोफ्यूल के नाम पे बायोगैस ही याद आ जाता है, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में है तो बायोफ्यूल ही। अगर वो आपको लिक्विड में पूछे तो आपके मुंह से शायद बायोगैस ही निकल जाए, क्योंकि आपके दिमाग में वो आता है। ये छोटी-छोटी बातें होती है जो नोट करनी होती है। लिक्विड है बायोइथेनॉल और बायोडीज़ल है, ठीक है? और सॉलिड में वुड है, ड्राई प्लांट मटेरियल है और मैन्योर है। ये छोटी-छोटी गलतियाँ हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन्स में कर देते हैं, असर्शन रीजनिंग में कर देते हैं। मैच में तो क्या है, 4 ऑप्शन होते हैं, इधर चारों को मैच करना होता है, तो कहीं न कहीं हम फँसा लेते हैं क्वेश्चन को। तो स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग में इस तरह के कांसेप्ट बहुत काम आते हैं। तो थोड़ा शांति से काम को धैर्य से क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? अब हमने कुछ कैटेगरीज़ पढ़ी थी बायोफ्यूल्स के बारे में, है ना? बायोफ्यूल की कैटेगरीज़ में कई जनरेशन की बात है फ्रेंड्स, जनरेशन की बात है। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यानी कि जो हम बायोफ्यूल बनाते हैं, जैव ईंधन हम प्राप्त करते हैं, तो किस सोर्स से हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन-सा होता है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वो होता है फ्रेंड, जो हम फूड सोर्स से हमें मिलता है। यानी कि जो बायोफ्यूल मिल रहा है वो किससे मिल रहा है हमें? फूड सोर्स से। कोई भी फूड सोर्स है, उससे अगर हमें मिल रहा है तो वो कौन-सा है? फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। और ये मैच करने के लिए आपसे पूछने की संभावनाएँ होती है। कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट साइंस पूछा जाता है। और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल वो होता है जो नॉन फूड क्रॉप से मिलता है, ठीक है ना? ऐसी क्रॉप्स जो एडिबल नहीं होती है ना? ऐसी जो खाने योग्य नहीं होती है, उनसे होता है, जो एज़ ए कंसीडर्ड वेस्ट समझा जाता है, जैसे स्टेम है, हस्क है, वुड चिप्स है ना? ये सारा का सारा किस में आता है? सेकंड जनरेशन में आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो फूड सोर्स आ गया, सेकंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स आ गई सारी की सारी, ठीक है फ्रेंड्स? और अगर मैं बात करूँ थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? थर्ड जनरेशन में को जो बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड होता है, उत्पादित होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, लाइक एल्गी। अगर एल्गी वगैरह से हम बायोफ्यूल जनरेट करते हैं तो वो कौन-सा है? थर्ड जनरेशन है। क्या है? थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ ब्यूटेनॉल। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि कौन-सा ऐसा बायोफ्यूल है जो थर्ड जनरेशन का है, तो जो ब्यूटेनॉल है वो थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है ना? क्योंकि ये एल्गी से हमें मिलता है ना? और एल्गी को उस जगह ग्रो करवाते हैं बेसिकली हम, जहाँ पे हमारे लिए वो वाटर है ना, या लैंड जो फूड प्रोडक्शन के लिए नहीं हो, अनसूटेबल हो, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का ग्रो करके और उससे हम क्या बनाते हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वगैरह का यूज़ करके, लाइक एल्गी, वो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है? तीसरी पीढ़ी का जैव ईंधन है ये। तो पहली में क्या था? क्रॉप था, वो फूड वाला, जो यानी कि सोर्स है वो फूड सोर्स था। सेकंड में है जो नॉन नॉन फूड क्रॉप्स हो गई। थर्ड जनरेशन में हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी। और फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें, तो फोर्थ जनरेशन में क्या था फ्रेंड्स बताओ? फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल क्या था? चौथी पीढ़ी का बायोफ्यूल क्या है? चौथी पीढ़ी में वो होता है जब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड कोई भी क्रॉप्स है वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम, है ना? और उसको हम ग्रो करवाते हैं।
ठीक है ना? और वो एक तरह से नेगेटिव कार्बन नेगेटिव भी समझा जाता है उसको क्योंकि ये जो इनका प्रोडक्शंस है, इसको हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं कि ये एनवायरनमेंट से कार्बन को लेती है ना? पुल्स आउट करती है, तो इसको कार्बन नेगेटिव भी बोला जाता है। तो ये एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का उपयोग करते हैं हम किसके लिए? फ्यूल प्रोडक्शन के लिए। मतलब उनको स्पेशली तैयार करवाया जाता है कि उसमें वो स्पेशली ग्रो करवाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके और उससे हम फ्यूल बनाते हैं, तो वो है 4th जनरेशन बायोफ्यूल, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कीवर्ड याद रखने हैं फ्रेंड्स, है ना? मतलब बेसिक बातें समझने के बाद फिर कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट में क्या आ गया? फूड सोर्स आ गया, थर्ड्स में नॉन फूड क्रॉप्स आ गया, ठीक है ना? और थर्ड जनरेशन में क्या आ गया फ्रेंड्स? थर्ड जनरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? लाइक एल्गी आ गया, ठीक है ना? और फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया फ्रेंड्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इस तरह से आप जो नोट्स में लिख सकते हो, इस तरह से नोट्स में लिख लो और आपको याद हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? बताओ। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर।